कन्वेक्शन का क्या हिसाब किताब है कि हीट जो है वो मैटर के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, तो फिर उसको हम लोग कन्वेक्शन कह सकते हैं। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर का एग्जांपल लीजिए। तो लेट अस से यहाँ पे हम लोग हीट इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है जो कि फ्लेम के जस्ट ऊपर है, उस रीजन में कंडक्शन की वजह से ये पैन गर्म हो जाएगा, कंटेनर गर्म हो जाएगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे उनका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। और आपको पता है कि जब टेम्परेचर राइज करता है तो और क्या उसके साथ क्या होता है, डेंसिटी जो होता है उसका फॉल करता है। हालांकि इसके ऊपर में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बट फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि जब टेम्परेचर राइज करता है तो हमारा डेंसिटी फॉल करता है, डेंसिटी कम हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो बॉटम में वाटर सब है उसका जो डेंसिटी है, बॉटम में जो वाटर है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, और ऊपर का जो वाटर है उसका टेम्परेचर सिंस कम है इसलिए उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो अभी आपको पता है बायंसी, आप लोग जानते हैं बायंसी का पता है आप लोगों को। बायंसी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर जाना चाहिए और जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि नीचे में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डेंसिटी कम हो गया है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वो सब मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना चाहते हैं, और ऊपर में जो वाटर है जिसका टेम्परेचर अभी कम है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये मॉलिक्यूल्स नीचे आए तो अब फिर इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर ये रेज करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरीके से क्या है कि एक फ्लो एस्टैब्लिश हो जाता है, वाटर का एक फ्लो एस्टैब्लिश हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप वाटर के बॉइलिंग को देखें ध्यान से तो ये फ्लो आपको नजर आएगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे ऐसा साइक्लिकल फ्लो करते रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हीट जो है वो बॉटम पार्ट से अपर पार्ट तक पहुंचता है, और इसको पहुंचाता कौन है, खुद वाटर का मॉलिक्यूल पहुंचाता है। तो बेसिकली कन्वेक्शन के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर where heat is transported along with matter। और जनरली ये जो कन्वेक्शन होता है आपका वो होता है लिक्विड में या फिर गैस में। सॉलिड में कन्वेक्शन का कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता है, और उसके पीछे का वजह क्या है, सॉलिड में कन्वेक्शन क्यों नहीं हो ये कन्वेक्शन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपने जगह को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, वो अपने जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लिक्विड या फिर गैस की अगर बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने जगह से कहीं भी जाने के लिए फ्री होते हैं, एंड दैट इज वाई कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड या गैस में ही पॉसिबल है। तो दैट इज वन मोर थिंग। सो कन्वेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो नेचुरल मतलब जहां पे फ्लूइड का फ्लो नेचुरली हो रहा है, तो उस फ्लो में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल कन्वेक्शन। और जहाँ पे हीट ट्रांसफर करवाने के लिए हम लोग जबरदस्ती का फ्लो पैदा करते हैं उसको फिर हम लोग कहेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा विंड है, विंड का जो फ्लो है वो नेचुरल कन्वेक्शन के कैटेगरी में आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमारा जो सी वाला एरिया रहता है वहाँ पे अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो एयर का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाता है,
और बाद बाकी जो शोर वाला इलाका होता है जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वहाँ पे एयर का जो डेंसिटी है वो लेटर से कम हो जाता है, तो शोर से सी के तरफ विंड का अपने आप फ्लो स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज नेचुरल। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हीट फ्लो और हीट ट्रांसफर दैट अकर्स नेचुरली। तो जैसे गर्मी के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, फैन चलाते हैं या फिर ब्लोअर चलाते हैं, तो बेसिकली वो क्या करता है, एयर में टर्बुलेंस पैदा करता है, एयर में फ्लो पैदा करता है और वो एयर फिर हीट ट्रांसफर करता है। क्लियर ना? तो कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा ब्लोअर हो गया या फैन हो गया, ये सब फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, हीट ट्रांसफर अगर हम लोग रेगुलेटेड तरीके से करवाना चाहते हैं तो फोर्स्ड कन्वेक्शन सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, जिनके पास भी कार का एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने भी कार चलाया होगा, कार्बोरेटर में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो पानी का एक पंप के थ्रू पूरे इंजन से होते हुए उसका एक फ्लो स्टैब्लिश किया जाता है ताकि इंजन को कूल डाउन किया जा सके। सो दैट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन, जहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो वाया अ पंप स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कि आप फ्लूइड का फ्लो किसी एक्सटर्नल मीन से आप किसी दूसरे चीज़ों के द्वारा स्टैब्लिश कर रहे हैं, दैट इज फोर्स्ड अदरवाइज नेचुरल। किसी को कुछ पूछना है? और नेचुरल कन्वेक्शन जो है ये क्यों होता है? ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। क्लियर है मेरी बात? रेडिएशन सुनते के साथ सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है वो क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। कैन अकर इन वैक्यूम ऑल्सो। सही है? अच्छा, तो ये जो रेडिएशन का हिसाब किताब है वो कुछ ऐसा है कि इट इज समहाउ रिलेटेड टू लाइट। हर एक चीज एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है कि नहीं? अब क्या होता है कि एटम या मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, उन इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक डेफिनिट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो वो किसी फोटोन को अब्जॉर्ब करते हैं, और वहीं पे जब वो हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो वो क्या करते हैं? एक फोटोन को एमिट करते हैं। क्लियर बात है? और जो भी एमिट मतलब, और अगर इस चीज को एक बड़े स्केल पे देखिए तो ये एक कंटिन्यूअस फेनोमेना है। कोई भी मटेरियल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूअसली फोटोन को अब्जॉर्ब करते होंगे, और उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे कंटिन्यूअसली जाते रहते होंगे, और वहीं पे वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो कि कंटिन्यूअसली हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आते होंगे और फोटॉन्स को एमिट करते होंगे। इज दैट ओके? अभी ये फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होता है या फिर वेवलेंथ होता है, ये डिपेंड करता है एनर्जी गैप के ऊपर। मतलब जिस एनर्जी लेवल से जिस एनर्जी लेवल में ये जंप किया है उसके बीच का जो गैप है, एनर्जी का जो गैप है वो कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा या फिर फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा। इज दैट ओके? तो अभी रेडिएशन इन सब के बीच में कहाँ पे फिट होता है? तो ये जो फोटोन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है या फोटोन का एमिशन हो रहा है, ये और कुछ नहीं, ये रेडिएशन ही है। बेसिकली फोटोन जो है इट इज ऑल्सो अ पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो द एनर्जी, और हीट क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिशन। ठीक है ना? तो जब हीट का ट्रांजिशन फोटोन के फॉर्म में होता है तो ही उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। और याद कीजिए, इसी वजह से हम लोग लाइट का एक दूसरा नाम भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सही बात है ना? तो वो हीट वाला रेडिएशन ही है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि रेडिएशन बेसिकली क्या है कि जब हीट फोटोन के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी या एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर किया जाता है, तो फिर ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। और चूंकि फोटोन लाइट का पार्टिकल है और लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए हमारा रेडिएशन जो है वो भी वैक्यूम में काम करता है। क्लियर है मेरी बात? ऑल ऑब्जेक्ट्स एट ऑल टेम्परेचर्स, ऑल टेम्परेचर में एक बात ध्यान रखने वाला है, अबव 0 केल्विन। absorbs as well as emit radiation। Let us say ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या सिंपली कहें तो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अभी इसका क्या सब हो सकता है? इसका एक हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाए, एक हिस्सा जो है वो हो सकता है कि ट्रांसमिट हो जाए, और एक हिस्सा जो है हो सकता है कि अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ ये कुछ रेडिएट भी करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रेडिएशन, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ये हो गया हमारा अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ये हो गया हमारा एमिटेड रेडिएशन, और ये हो गया हमारा ट्रांसमिटेड रेडिएशन। इज दैट ओके? अच्छा, किसी को इस बात में कंफ्यूजन है कि रिफ्लेक्टेड और एमिटेड में क्या डिफरेंस है? किसी को ऐसा भी है जो लगता है कि भाई रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एक ही चीज होता होगा। रिफ्लेक्शन इमीडिएटली होता है, सरफेस पे हिट किया और वो वापस हो गया। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, I=R वाला जो बात होता है वो सब फॉलो करता है। ठीक है, और जो वेवलेंथ का लाइट आएगा इंसिडेंट होगा, वही वेवलेंथ का लाइट रिफ्लेक्टेड भी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन एमिट, ये जो आपका एमिशन है या एमिटेड रेडिएशन है, वो क्या होता है, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले लाइट आएगा, वो अब्जॉर्ब किया जाएगा, उसकी कहानी वहीं पे खत्म है। अब्जॉर्ब हो जाने के बाद फिर वो लाइट जो है अभी एमिट होगा। अच्छा, ये जो लाइट एमिट होगा, अभी यहाँ पे ये बात जरूरी नहीं है कि जो वेवलेंथ का लाइट अब्जॉर्ब हुआ है वही वेवलेंथ का लाइट एमिट भी किया जाएगा। जो इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, जरूरी नहीं है कि हमारे रेडिएटेड रेडिएटेड लाइट का भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वही हो, जो हमारा इमिटेड लाइट है उसका भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वही हो। ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर सेकेंड। ओके, R is energy of radiation reflected per second, and also let us say A is energy of radiation absorbed per second, and T energy of radiation transmitted per second। Is that okay? हाँ जी, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा I जो होना चाहिए that should be equal to R plus A plus T। हाँ जी, Is that okay? जितना इंसिडेंट हुआ उसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, एक अब्जॉर्ब हो गया, एक ट्रांसमिट हो गया। तो अगर मैं एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात करूं
तो नेट एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसका जो सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, आई शुड बी इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात? ओके, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, आर से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, सॉरी आई से, तो आर बाई आई प्लस ए बाई आई प्लस टी बाई आई। अच्छा, r बाई आई को लेट अस कॉल इट स्मॉल r, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेंस। मतलब कि कितना परसेंट एनर्जी, इंसिडेंट रे का कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। बेसिकली r बाई आई क्या बताएगा? r बाई आई आपको क्या बताएगा कि हमारा कितना फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है, यही बताएगा ना। तो इसको रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिव पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, ए बाई आई जो होता है इसको स्मॉल ए कहते हैं, दैट इज अब्जॉर्प्टिव पावर। और ये क्या बताता है कि टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का कितना हिस्सा हमारा ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब कर सकता है। एंड सिमिलरली जो हमारा टी बाई आई होता है, तो स्मॉल टी कह रहे हैं, दैट इज ट्रांसमिटेंस। यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन का कितना हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट किया गया है या ट्रांसमिट हुआ है। स्मॉल आर प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक है, वो लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। तो T इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट इज ओपेक, है ना? इज दैट फाइन? ओके, लेट अस से कि इफ R इज इक्वल टू 0, और ओपेक ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूं मैं, T 0 ही है, इस केस को के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, मतलब T इक्वल टू 0 ही है और R इक्वल टू भी 0, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि A जो है वो 1 हो गया, सही बात है। R 0 है मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, T 0 है कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करता है। तो फिर क्या करता है? सारा का सारा जो भी इंसिडेंट होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है। अच्छा, इसी का उल्टा ले लीजिए, इफ R इज इक्वल टू 1, T इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, यानी कि ना तो कुछ भी ट्रांसमिट होने देता है, ना ही कुछ भी अब्जॉर्ब करता है, जो भी लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट रिफ्लेक्टर या परफेक्ट व्हाइट बॉडी। इज दैट ओके? हाँ जी, समझ में आया? तो एक मैकेनिज्म है परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने का। इसको देखिए, हम लोग एक कैविटी बनाते हैं, मतलब एक स्फेरिकल सेल समझ लीजिएगा इसको। ओके, तो ये एक स्फेरिकल सेल ऐसा बनाया हमने, और इसके यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा, ऐसे बनाने के लिए तो मैंने बड़ा सा बनाया है, बट ये ओपनिंग बहुत छोटा है। अच्छा, लाइट रे जो है बस इधर से होकर के अंदर आएगा, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, और ये जो अंदर में है ये हमने पूरा कार्बन ब्लैक से पेंट करके रखा हुआ है, जो कि 99.9% एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, 99.9%। तो क्या होता है कि लाइट रे अगर मान लीजिए यहाँ आता है, तो ये यहाँ आके फॉल हुआ, या तो ये पहली बार में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं अब्जॉर्ब हुआ यहाँ जा करके रिफ्लेक्ट करेगा, अब की बार हो जाएगा, अभी भी नहीं हुआ यहाँ जाके रिफ्लेक्ट करेगा, अब की बार हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ यहाँ हो जाएगा, और जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक ये अंदर में रिफ्लेक्ट होकर के घूमता रहेगा। और यहाँ पे एक
वेज जैसा बना दिया है हमने, ताकि लाइट रे यहाँ पे आकर के एकदम बैक 180 डिग्री रिटर्न ना हो जाए, उसको भी बचाना है। तो हम लोगों ने उससे बचाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे इसको एक वेज का शेप दे दिया है, ताकि लाइट रे जब आए तो वो डायरेक्टली 180 डिग्री से बाहर ना चला जाए। यानी कि इसके अंदर जो भी लाइट रेडिएशन घुसेगा वो अंदर में ही ट्रैप होकर के रह जाएगा। और इस तरीके से हम लोग एक जुगाड़ करके परफेक्ट ब्लैक बॉडी को बना सकते हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स and good reflectors. Good reflector is obviously a bad absorber. Are bad emitters. Is that okay? पहले तो मैं अपनी बात को प्रूव कर दूं ऐसा क्यों होना चाहिए। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्कर जो है अगर इस रूम में रखा हुआ है तो नॉर्मल बात है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, व्हाटएवर इज द रूम टेम्परेचर वही टेम्परेचर हमारे इस मार्कर का भी है। तो मतलब हम लोग ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो जब हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अच्छा ट्रांसमिशन को या ये जो हमारा ट्रांसमिट करता है या लाइट रे जो है रिफ्रैक्ट हो जाता है उसकी बात नहीं करते हैं, जनरली हम लोग ओपेक चीज़ों की ही बात करते हैं, तो वहीं पर रहिए। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की तो हम लोग बोलेंगे नेट एनर्जी, और कौन सी एनर्जी? नेट रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड पर सेकेंड, हाँ, विल बी इक्वल टू नेट रेडिएशन एमिटेड पर सेकेंड, हाँ या ना? इज दैट ओके? हाँ या ना? इस बात से एग्री करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये 4 जूल एनर्जी पर सेकेंड अब्जॉर्ब कर रहा है, तो नॉर्मल सा बात है कि इसको भी 4 जूल पर सेकेंड एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि ये 3 जूल करता है तो इसका टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा, और अगर ये 5 जूल रेडिएट कर रहा है, 5 जूल एमिट कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर घटता चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जितना भी रेडिएशन आप पर सेकेंड अब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर सेकेंड आपको उतना ही रेडिएशन एमिट भी करना पड़ेगा। अग्री कर रहे हैं? अगर आप उससे कम रेडिएशन एमिट कीजिएगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और अगर ज्यादा एमिट कीजिएगा तो आपका टेम्परेचर कम होने लगेगा। इज दैट ओके? तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी आर द बेस्ट अब्जॉर्बर, हाँ है कि नहीं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज द बेस्ट absorber. Why? Because it absorbs all the wavelengths, because it absorbs all the electromagnetic radiation, all the photon. कोई भी फोटोन दे दीजिए ये सबको absorb कर लेगा। That's why it is the best emitter, है कि नहीं? Is that fine? और बेस्ट एमिटर कहने से कि मेरा क्या मतलब है कि ये जो है ना भाई वो हर एक टाइप का लाइट रे एमिट करता है। मतलब इससे निकलने वाला जो रेडिएशन है, ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है या ये जो वेवलेंथ एमिट करता है, इसमें ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इज दैट ओके?
ब्लैक बॉडी का सबसे खास बात क्या है? अच्छा देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं इस चीज को। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सबसे खास बात ये है कि ये हर एक टाइप के वेवलेंथ को अब्जॉर्ब भी करता है, इसीलिए ये हर एक टाइप के वेवलेंथ को एमिट भी करता है। एंड दैट इज द वेरी यूनिक थिंग अबाउट परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एक लॉ दिया जाता है कि कितना रेडिएशन पर सेकेंड एमिट करेगा, ठीक है ना। इसके लिए एक लॉ है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ये कहता है द रेडिएशन एनर्जी emitted by a perfect black body per unit time per unit. The radiation energy emitted by a perfect black body per unit time per unit area is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. Is that okay? तो बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो होता है वो बेसिकली इंटेंसिटी को कहते हैं। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इंटेंसिटी होगा वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि रेडिएटिव इंटेंसिटी of a black body is directly proportional to T के पावर 4। कहने का मतलब यहाँ से ये हो रहा है कि डेल्टा U बाई डेल्टा A, ठीक है, इंटू डेल्टा T, डेल्टा A नहीं सकती, ठीक है। तो डेल्टा यू यानी कि रेडिएशन में कितना एनर्जी निकल रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट को सिग्मा कह दीजिए, सिग्मा इंटू टी के पावर 4। सिग्मा जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसका जो वैल्यू है वो 5.67 इंटू 10 के पावर -8 होता है एसआई में। यूनिट खुद निकालते रहिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि रेडिएटिव एनर्जी पर सेकेंड डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, इसको कहते हैं पावर। तो रेडिएटिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय A sigma T के पावर 4। Is that fine? Is that fine? हाँ जी। इसका सिंबल एक और दे दीजिए, इसको हम लोग फिलहाल E कह देते हैं, कैपिटल E, which is emissive power। चलेगा? यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना? अब बोलिएगा कि ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हमें क्या पता चला। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हमें ये पता चला कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकंड में कितना रेडिएशन एमिट करेगा। तो बोलिएगा ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, हर एक बॉडी तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है नहीं, हर एक बॉडी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो है नहीं।
तो जब ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो फिर पर नॉर्मल बॉडी के लिए क्या बोलेंगे? तो फिर उसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं एमिसिविटी, एंड एमिसिविटी हैज अ सिंबल स्मॉल ई। ये क्या बोलता है? इट इज इक्वल टू ई बॉडी, नॉर्मल बॉडी, बाई ई ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। वो दोनों सेम टेम्परेचर पे, यानी कि लेटर से दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक नॉर्मल बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी है। ये पर सेकेंड बी रेडिएशन एमिट कर रहा है और ये पर सेकेंड ज़्यादा कर रहा होगा, ऑब्वियसली बेस्ट एमिटर होता है, तो ये ई ब्लैक बॉडी है। दोनों का टेम्परेचर हमने सेम रखा है, दोनों का एरिया भी हमने सेम रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा, दैट विल बी द एमिसिविटी। सो I can say emissive power of a normal body is equal to E times emissive power of a black body, isn't that? तो emissivity क्या बताता है? emissivity बताता है कि जो ब्लैक बॉडी है, जो कि सबसे ज्यादा एमिशन करता है, उसका कितना फ्रैक्शन या उसका कितना परसेंट एक नॉर्मल बॉडी उसी टेम्परेचर पे एमिट करेगा। कहने का मतलब हो गया कि एक सेम डायमेंशन का ब्लैक बॉडी ले लिए, वो 100 जूल पर सेकेंड एमिट कर रहा था रूम टेम्परेचर पे। अभी एक दूसरा बॉडी ले लिए, नॉर्मल बॉडी है, वो रूम टेम्परेचर पे यानी कि सेम टेम्परेचर पे सेम डायमेंशन वाला है और वो 30 जूल पर सेकेंड एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है पर सेकेंड। तो उसका एमिसिविटी कितना हो गया? 30/100.3। तो यही है एमिसिविटी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी अभी हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में पढ़ा कि ई ब्लैक बॉडी इज ए सिग्मा टी के पावर 4। तो किसी नॉर्मल बॉडी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ई ए सिग्मा टी के पावर 4 जो होता है वो एमिसिव पावर होता है, या कितना रेडिएशन पर सेकेंड एक नॉर्मल बॉडी अब एमिट करता है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इज दैट ओके गाइस? स्मॉल ए के बारे में बताया था कि एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट पर सेकेंड। ये याद है? RAT जो चल रहा था उसमें A यही था, अब्सॉर्प्टिव पावर। ये A इक्वल होता है एमिसिविटी स्मॉल e के। A तो ठीक है, एमिसिविटी क्या था? E बॉडी बाय E ब्लैक बॉडी। तो ये दोनों चीज इक्वल होता है, ये दोनों चीज सेम होता है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए, अगर हम लोग बात करें di/d लैम्डा ओवर लैम्डा ग्राफ का, ये कुछ ऐसा होता है। बेसिकली जैसे हमने एक ऐसा ग्राफ पहले भी देखा हुआ है, ये जो याद कीजिए मैक्सवेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला था ग्राफ KTG में, वो कुछ हमने पहले भी देखा हुआ है ऐसा ही। तो बेसिकली ये ग्राफ क्या बताता है? DI मतलब इंटेंसिटी, D लैम्डा मतलब एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लैम्डा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कॉल इट लैम्डा एंड लेट अस कॉल इट लैम्डा प्लस D लैम्डा, और इसकी जो वैल्यू है लेट अस से इट इज DI। तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा
ये एरिया हमें क्या बताएगा, एरिया हमें बताएगा डी आई इंटू डी आई बाई डी लैम्डा, जो कि इसका वैल्यू है, डी आई बाई डी लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस डी लैम्डा माइनस लैम्डा विच इज सिंपली डी लैम्डा कट गया, इट इज डी आई। तो ये हमें बताएगा कि लैम्डा से लेकर के लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस वेवलेंथ में जो लाइट रेज हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल रेडिएशन में। मतलब कि मान के चलिए कि रेडिएशन में टोटल एनर्जी निकल रहा है 100 जूल, लेकिन वो जो रेडिएशन में 100 जूल एनर्जी एमिट हो रहा है वो तो हर कलर का होगा। कहने का मतलब होगा रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, वायलेट होगा, अल्ट्रा वायलेट होगा, इंफ्रारेड होगा, हर एक टाइप का रेडिएशन जो है वो निकलेगा, है कि नहीं। तो कहने का अभी मेरा सवाल ये है कि अभी आप मुझे बताओ कि 780 नैनोमीटर से 781 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर से 781 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये वेवलेंथ का कितना एनर्जी पर सेकंड निकल रहा है। लेट अस से अगर ये हमारा 40 निकल रहा है तो दैट इज द आंसर। तो इसका जो एरिया होगा वो 40 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, इज दैट ओके। तो अगर मैं इस स्ट्रिप को छोटा करता जाऊं तो बेसिकली ये हमें क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर लैम्डा का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल इंटेंसिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये लैम्डा 1 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है x, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा 1 वेवलेंथ वाले लाइट का x कंट्रीब्यूशन है टोटल इंटेंसिटी में। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। आप देख रहे हैं कि एक वेवलेंथ का हाइट सबसे ऊपर है, तो ये जो वेवलेंथ है ये है लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि इस लैम्डा वाला लाइट, इस लैम्डा का वेवलेंथ वाला लाइट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा टोटल इंटेंसिटी में। मेरी बात समझ रहे हैं, इस लैम्डा का कंट्रीब्यूशन टोटल इंटेंसिटी में होने वाला है सबसे ज्यादा। मतलब आप रेडिएशन में से रैंडमली एक फोटोन को चूज करें और उससे पूछें भाई तुम्हारा लैम्डा क्या है, तो सबसे ज्यादा चांस है कि वो इसी वैल्यू को बताएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसी का है। इज दैट क्लियर? यानी कि जो लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल होगा वो हमेशा सेम रहेगा कि वो भी टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा। तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस बताता है कि ये टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक आयरन रॉड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो उससे कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होता है। मतलब होता तो है, हमें दिखने लायक कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होता है। तो क्यों नहीं दिखता है वो चीज, क्यों नहीं कोई रेडिएशन दिखता है? क्योंकि उसका जो रेडिएशन होता है वो होता है इंफ्रारेड का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंफ्रारेड निकलता है, जो लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल होता है उस टाइम पे वो होता है इंफ्रारेड। ऐसे रेड भी निकलता है, ब्लू भी निकलता है, वायलेट, सब कुछ निकल रहा होगा हर एक टेम्परेचर पे, लेकिन जो सबसे ज्यादा निकलता है वो क्या होता है? इंफ्रारेड रहता है। और इंफ्रारेड हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर अंधेरे कमरे के अंदर एक आयरन रॉड रखा हुआ है तो वो ग्लो करता हुआ तो दिखने वाला नहीं है। क्यों नहीं दिखने वाला है? क्योंकि उस टाइम पे उसका जो लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल है वो क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन है। चलिए उसको हम लोग अब गर्म करना चालू कर देते हैं। ठीक है, आप सबने देखा होगा कि अगर उसको गर्म करते हैं तो उससे रेड कलर का रेडिएशन निकलने लगता है आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। हमें वो दिखता है रेड कलर में ग्लो होता हुआ। अगर उसको हम लोग अंधेरे कमरे में भी रख दें एक रेड हॉट आयरन को, तो उससे रेड कलर का रेडिएशन निकलता हुआ हम लोग देख सकते हैं। तो अब क्या हो गया? पहले इंफ्रारेड था, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया अभी जो मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ है वो क्या हो गया? इंफ्रारेड से शिफ्ट होकर के रेड पे आ गया। अभी उसको और गर्म कीजिए, और गर्म कीजिएगा तो वो रेड से थोड़ा ऑरेंज शेड का हो जाता है, और गर्म कीजिए थोड़ा येलोइश हो जाता है, और गर्म कीजिए व्हाइट हो जाता है। सबने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज, हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल है वो टेम्परेचर के साथ बदलता है।
और कैसे बदल रहा है? इंफ्रारेड से रेड, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो। ये क्या हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? वेवलेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या बोल रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ घट रहा है। एक्सीलेंट। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यही कहता है कि लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज अ कांस्टेंट B। इज दैट ओके? 10 के पावर -3 इन इज दैट ओके? मतलब कि अगर हम लोग ये लेटर से T टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे है ये ग्राफ, अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा करके T2 कर दें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो चेंजेज ऑब्जर्व कीजिए। पहला कि लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल यहां से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, अभी लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल ये हो गया। और दूसरा कि तो ऐसे तो मेरा ग्राफ बहुत अच्छा बन नहीं पाया है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी होना चाहिए था कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होगा वो रेड वाले का ज्यादा होना चाहिए था। हालांकि मैं दिखा नहीं पाया, कोशिश करता हूँ मैं फिर से। अभी लग रहा है इसका एरिया ज्यादा रेड वाले का? नहीं लग रहा है तो समझ जाइए रेड वाले का ज्यादा है, ब्लैक वाले का कम है। तो क्यों है ऐसा? तो टोटल एरिया जो होगा मेरे भाई वो क्या बताएगा? टोटल रेडिएशन एनर्जी बताएगा, टोटल एमिटेड रेडिएशन का टोटल एनर्जी बताएगा, है कि नहीं? टोटल एमिटेड रेडिएशन का टोटल एनर्जी बताएगा। कम टेम्परेचर पे ऑब्वियसली T के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल रेडिएटिव पावर। तो अगर टेम्परेचर कम है तो टोटल रेडिएशन भी कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टोटल रेडिएशन भी बढ़ जाएगा, इसलिए एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाएगा और लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ ना?